पेंगे और नो मैंस लैंड नीरज जी, मतलब ऊपर खुले लेकिन थोड़ा सा फिसले, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं फिसले, मतलब अभी भी जूरीज आउट कि अप डे रहेगा या डाउन रहेगा। अभी तक अप डे है, लेकिन संकेत लग रहे हैं कि सस्टेन कर जाना हो चाहिए। सकता है बिल्कुल। क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट का एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो मुझे काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है। 2200 शेयर बढ़ने वाले हैं और बिल्कुल 580 गिरने वाले हैं, तो ये इंडिकेशन एक होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है इसमें, तो ये काफ़ी इनकरेजिंग है। लेकिन फिंगर्स क्रॉस देखते हैं भाई, चूँकि आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, लेकिन अभी तक के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग अच्छी बन रही है यहाँ पे, और अब फ्रेश बाइंग भी हो सकता होती हुई दिखे यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बाजार में 4 दिनों की गिरावट थमी, अच्छे गैप अप के साथ खुला, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का सा दबाव। निफ्टी 17150 के करीब, मिड कैप में अच्छी रौनक। मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% चढ़ा, 2% उछले JSPL, टाटा स्टील और नाल्को। बैंक, NBFC, फार्मा और ऑटो शेयर्स भी रफ्तार में। रिलायंस जियो के आक्रामक पोस्ट पेड प्लान से दूसरे टेलीकॉम शेयर्स पर दबाव, 1.5% फिसला भारती एयरटेल और वोडाफोन के शेयर्स। प्रोमोटर सुजुकी मोटर के शेयर खरीदने से मारुति सुजुकी में जोश, शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा। सुजुकी ने ओपन मार्केट से खरीदे हैं करीब 3.5 लाख शेयर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और जैसा कि अभी हम लोगों को मार्केट दिख रहा था कि एक अच्छी खासी जो शुरुआत हुई थी, ऊपर से थोड़ा दबाव आया, सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, और अभी 110 पॉइंट मजबूती के साथ निफ्टी 17,153 पर। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ 39,675, और मिड कैप में भी अच्छी खासी तेजी, 350 पॉइंट की। तो आज के मेहमान है गौरव बिस्सा। गौरव, क्या आपको लगता है कि मार्केट ने अपनी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है शुरुआती वाली, और अब यहाँ ये सस्टेन करेगा, या फिर आपकी राय इससे उलट? गुड मॉर्निंग। देखिए, सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है ये पूरी तरह से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए ऊपर प्रेशर आ रहा है स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड। जो बाइंग आनी चाहिए वो तो नहीं आ रही है, लेकिन इंडेक्स यहाँ से बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स के लिए एक रिपोर्ट बना के भी कल शेयर की है, जहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो 18,000 के हैं। कल 17,000 के आसपास हमने बाय करवाया है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को भी दिलवाया हमने। एज डिस्क्लेमर, हम लोग ऑफिशियली भी फिलहाल लॉन्ग है निफ्टी पे। 16,750 क्लोजिंग में स्टॉप लॉस हमारा ले रहेगा। 18,000 का जो लेवल है ये हम 20 से 25 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले भी आ सकता है, लेकिन एक वर्टिकल रैली फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन एक माइनर रिवर्सल यहाँ से हमको जरूर देखने मिला है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ओके, तो ये राय बन रही है इंडेक्स में, और बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर नीचे होते हुए भी एक रुख जैसा बनता दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। भारतीय एयरटेल पे मुझे आपकी राय चाहिए। 1.5% कमज़ोर है, 768 रुपये पे। गौरव, भारतीय एयरटेल पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, ये स्टॉक एक ऐसा है ना नीरज जी, जो हम लोग जनरली ऑप्शन राइटिंग के लिए इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी मौजूदा लेवल्स पे ITC जैसा है कि एक रेंज में है, जहाँ पे एक 720-25 का अच्छा सपोर्ट है, और 800 पे आ गया था, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल आ रहा है। तो अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड स्टॉक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसको अवॉइड, बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए। सेलिंग के लिए अगर किसी को करना भी हो तो 740 के नीचे अगर जाना चाहिए, वहां पे अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा आपका बन सकता है। पर मोरलेस ये आपका रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव व्यू रखना सही बात नहीं होगी। ओके, तो ये राय मिल रही है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं अमरीश जी राजकोट से। अमरीश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी। अच्छा, मेरे पास पीरामल फार्मा है, 144 रुपए के प्राइस पे 200 शेयर लिए हुए है। तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होगा? जी, गौरव, पीरामल फार्मा ये 144 के भाव के इन्होंने लिए हैं, 200 शेयर है इनके पास, आधा हो गया लगभग इनका।
देखिए, लॉन्ग टर्म में इसमें राय नहीं दे पाऊंगी। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो अगर हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है तो मैं इस पर बजट सही नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर आप देखिए, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल तो ट्रेंड वीक ही है। हाँ, थोड़े से डायवर्जेंस आपको आरएसआई वगैरह में देखने मिल रहे हैं, तो प्रोबेबली अगर आज के जो लेवल्स हैं 72 के, ये अगर सस्टेन हो जाते हैं तो एक रैली आपको देखने मिल सकती है, जो मुझे शॉर्ट टर्म में 80-85 तक की लग रही है। तो आप फिलहाल बने रहिए। मेजर सपोर्ट्स में इसमें दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर हफ्ते एक नया लो बनाते हुए जा रहा है। लेकिन आप एक बार के लिए 65 के स्टॉप लॉसेस को बने रह सकते हैं। ओके, तो इस पे बने रह सकते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी कमज़ोर हो गया, काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था इसमें। खैर, अगला सवाल है सादिक हमारे साथ हैं सोलापुर से। सादिक, क्या सवाल है आपका? सर मेरे मोमेडाइन की 250 शेयर है, 85 की बाइंग है, तो उसका शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा सर? शॉर्ट टर्म बोले तो कितना? 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने। ओके गौरव, 2-2.5 महीने के लिए बॉम्बे डाइंग, इन्होंने हालांकि जिस प्राइस पे लिया 85 पे, वहाँ से 22 रुपये करीब इनको नुकसान है। देखिए, अगर आप कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप के साथ प्ले कर रहे हैं, आपका नजरिया अगर 2-2.5 महीने का है, तो आप उसको एग्जिट कीजिए मेजरली। क्योंकि देखिए, आप एक वीक स्पेस में हैं। अगर आप ओवरऑल पिछले 10 महीने या 7-8 महीने का भी व्यू अगर देखेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो आप अंडर परफॉर्मिंग स्पेस के अंदर आप पोजिशन बनाई है आपने, उसके अंदर अगर आप बॉम्बे डाइंग वगैरह देखिए, तो एक वीक काउंटर रहा है, जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बने डाउन ट्रेंड में है। तो वीक स्टॉक वीक सेक्टर के अंदर आप पकड़ रहे हैं, और आपको जो नजरिया है वो 2 महीने का ही है। तो वो लिहाज से अगर आपको एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जैसे मैंने कहा, निफ्टी के लिए अपसाइड लग भी रही है, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपसाइड आएगी, जब तक निफ्टी 18,000 18,200 पार नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, बड़ा एक चीयरिंग अप फैक्टर जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल नहीं आएगा। तो वो हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कीजिए। और अगर आप 6 महीना अगर होल्ड कर सकते हैं, तो आप 60 की स्टॉप लॉस से 57 की स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये राय है बॉम्बे डाइंग में सादिक आपके लिए। और अगला सवाल एक लेते हैं फटाफट। जगप्रीत सिंह विशाखापट्टनम से हमारे साथ हैं। जगप्रीत जी बताइए। जी सर, मेरे पास 13 शेयर्स हैं MGL के एट प्राइस ऑफ 750। तो मेरा 6 महीने का व्यू है। अभी जैसे मार्केट डाउन चल रहा है, तो मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? गौरव, बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। 225 रुपये पर शेयर का बढ़िया प्रॉफिट है इनको। होल्ड करें क्या 4-6 महीने के लिए, या माहौल देखते हुए प्रॉफिट बुक कर लें अभी? मेरे हिसाब से आप यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और बाकी आप फुल क्वांटिटी को उसको एग्जिट मत कीजिए। देखिए, काफी एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, और उसके ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अब बात सिर्फ यहाँ पे आ रही है कि जो प्रीवियस इसके हाई थे 1000 के, वहां पे आके थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। फॉलो बाइंग मिसिंग है। जो ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स देखने मिले थे, उसके बाद में ना ही ये पॉजिटिव कैंडल उसके बाद बना रहा है, और ना ही उसमें एक एडिशनल वॉल्यूम आपको फिर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऐसे जा सकती है। तो इसके लिए मैं कहूँ, थोड़ा क्वांटिटी बुक कीजिए 30-40%, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। और जब तक स्टॉक जो है वो 910 के ऊपर ही है, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप उसको कैरी कर सकते हैं। ओके, इसको कैरी कर सकते हैं। ये राय निकल के आ रही है आपके लिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें इसमें तो ठीक ही रहेगा मेरे ख्याल में। ऋतिक हमारे साथ दिल्ली से हैं। ऋतिक जी बताइए, क्या सवाल है? सर मेरा है कि जोमेटो होल्ड कर रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 5 मंथ। तो मेरे को अभी उसमें क्या उसमें है कुछ कि वो 65 का लेवल क्रॉस करेगा, और उस पर मेरे को क्रॉस एंट्री है REC लिमिटेड। ऋतिक, आप कहीं सड़क पे हैं क्या? थोड़ा साइड में आइए, बहुत हल्की आवाज़ आ रही है आपकी। मैंने सवाल तो सुना आपका, जोमेटो पे आप पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ जोमेटो में क्रॉस हो रहा है 65 हाँ, ठीक है, वो तो हो गया। दूसरा REC में पूछा आपने? क्रॉस एंट्री REC। ओके, REC नहीं, तो जोमेटो में आपने 65 पे लिया है, और अभी चल रहा है शायद कितना, 51 रुपये, 14 रुपये का नुकसान है आपको। खाना मंगाते हैं जोमेटो से आप? ये सर मंगाते कभी कभी। तो उसमें मतलब पहले जो मंगाते थे और अब जो मंगाते हैं, उसमें कोई फ़र्क आया क्या? तो टाइम का है, मतलब पहले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, अब थोड़ा मतलब कम लगता है। थोड़ा टाइम अब कम लगता है। और चार्जेस भी कुछ बढ़े घटे कुछ?
चार्जेस तो थोड़े से बड़े हैं। चार्जेस थोड़े से बढ़े हैं, ओके। चलिए गौरव के पास चलते हैं। गौरव, जोमेटो 65 रुपये में लिया, अभी 51 रुपये चल रहा है, और बीच में खबरें आई थी कि उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ जो उनका टाई अप होता है उसमें वो चार्जेस वगैरह भी बढ़ा रहे हैं। तो खैर वो तो फंडामेंटल खबर है। बताइए चार्ट पे कैसा लग रहा है, 65 जाएगा दोबारा वापस ऊपर? देखिए प्रीवियस जो लो था तकरीबन 44 का, ये सस्टेन हो गया तो एक बार ऊपर जा सकता है। यहाँ से जब से लिस्ट हुआ है उसके अगर आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का हडल आ रहा है, और करंट मौजूदा स्तरों पे वो जो हडल आ रहा है वो 57 रुपए का है। तो 57 रुपए के ऊपर अगर वीकली क्लोज अगर आती है तब इनके जो लेवल है वो आ भी सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। और मेरे लिए भी जो एंट्री पॉइंट होगा वो यही होगा। यहाँ पे आप 44 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि एज सच पे मुझे ट्रिगर पॉइंट से बड़े रिवर्सल का फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये पिछले सपोर्ट्स के ऊपर है तो आप एक बार बने रह सकते हैं। और दूसरा आरईसी पे भी इनका एक सवाल था। आरईसी पे क्वेश्चन क्या है आपका? आरईसी ले रखा है, लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ऋतिक? फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इसमें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, 118.80 पे लेना चाहिए आरईसी क्या? मेरे हिसाब से आरईसी में नहीं लेना चाहिए, और इसके एक सिमिलर स्पेस की कंपनी जो है वो है पीएफसी, वहां पे लेना चाहिए। वहां पे 15 साल का एक ब्रेकआउट आ रहा है, कंफर्मेशन मंथ का आना बाकी है, लेकिन अगर कोई थोड़ा रिस्क ले सकता है, प्रीएम्प्ट करना है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन हो गए ब्रेकआउट के लेवल्स तो मुझे यहाँ से डबल होता नजर आ रहा है 2 या 3 साल के अंदर। तो अगर किसी को बाय करना ही है इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर तो आप पीएफसी को बाय कीजिए, वो मुझे स्ट्रक्चर उसका जो है आरईसी से बेहतर लग रहा है। ओके, पीएफसी आरईसी से बेटर है, तो फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप सोचें तो इसको भी गौर करें इसमें। चलिए अगला सवाल है, फटाफट लेते हैं यहाँ पे। जो हमारे अगले दर्शक हैं उनका नाम है कविश्वर, थाने महाराष्ट्र से हैं। कविश्वर जी बताइए। जी सर, मेरे पास HEG लिमिटेड के 1000 शेयर है। हाँ, बाइंग प्राइस है 1022। ओके, अभी तो नुकसान हो रहा है आपको भाई? जी जी क्या करना चाहते हैं आप? सर, मैं 1-2 महीने के लिए लिया था, 2 महीना। 2 महीने के लिए लिया था तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था? या आप इससे नीचे भी हो सकता है कि आपने और नीचे लगाया हो? क्या लगाया था कि नहीं? नहीं लगाया था सर। क्यों नहीं लगाया बताओ। जी नहीं लगाया मैं। नहीं मतलब मैं आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं लगाया। जानकारी नहीं थी या मन नहीं था, या आपको लगा क्यों लगाना चाहिए, क्या सोचा क्या था? जी ऐसा सोचे तो इतना नीचे नहीं आएगा करके ऊपर जाएगा। अब आप 1000 से 52-53 रुपए को गुणा करिए जी, और इतना आपका नुकसान है, ठीक है ना? लगभग 53,000 रुपये हो गया ना। जी जी। तो गौरव जी बताइए, इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इनको लगा कि इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन अब आ गया, अब क्या किया जाए? देखिए आप कितनी बार आप बोलते भी हैं, लोगों को लगता होगा कि आप ड्रिल करें, लेकिन मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा है काम करें, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, इंटरडे प्लेयर हो, डिलीवरी प्लेयर हो, लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, और आप हमेशा जो एम्फेसाइज करते हो कि एक स्टॉप लॉस के लिए, ये काफी काफी सराहनीय, काफी जरूरी बात है, काफी महत्वपूर्ण बात है। रही बात जैसे HEG की, ये काफी वोलेटाइल है, काफी डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है फिलहाल, तो यहाँ पे रीजन नहीं है बाय का। लेकिन जो स्टॉप लॉसेस में नजर में भी आ रहे हैं वो 890 के हैं। 890 के नीचे स्टॉक जो थोड़ा वीक हो जाएगा और काफी बड़े इसमें करेक्शन आ सकते हैं। 890 का काफी अच्छा एक सपोर्ट है, तो आप उसको स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सस्टेन हो गया तो एक बार के लिए उछाल आपको वापस देखने मिल सकती है। ओके, तो कविश्वर भाई इसलिए हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को कि आप अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या पोजिशनल के लिए, स्विंग के लिए, किसी भी लेना, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो सर आपका नुकसान, अभी से आप 53,000 रुपये के लॉस पे आप बैठे हुए हैं। अभी तो थोड़ा आपको लग रहा होगा एक बहुत ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन आपको पता नहीं कब लॉस कितना बढ़े। इसलिए ट्रेडिंग माइंडसेट से अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि वो पता नहीं, आजकल आप देख ही रहे मार्केट कितना वोलेटाइल हो जाता है, तो कहीं पे भी ये नुकसान हो सकता है आपको। आगे से ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल इस ट्रेड में जो आपको राय दी गई है उसको आप देखिए। और गौरव, इस बीच मार्केट में जो है 88 पॉइंट की तेज़ी है, रह गई है, मतलब है क्या, रह गई है। निफ्टी पे एक दोबारा व्यू दीजिए, क्या थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्या?
देखिए, शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है कि एक दिन का या 2 दिन का, तो प्रेरली शायद ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी का व्यू अगर थोड़ा सा पोजिशन है, महीने भर का है, तो मुझे यहाँ से ज्यादा दिक्कतें नहीं नजर नहीं आ रही है। बट हाँ, ये एक्सपायरी तक शायद थोड़ा सा वोलेटाइल ही रहेगा। तो वो एक आपको ध्यान में रखना होगा, बैक ऑफ माइंड रखना होगा। बट ओवरऑल मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल नजर नहीं आ रही है पोजिशन बेसिस के हिसाब से। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसमें दो कैश के स्टॉक है जिसमें मुझे आपकी राय चाहिए, एक स्पंदना स्फूर्ति और दूसरी रेडिको खैतान। दोनों ही स्टॉक में 3% से ज़्यादा की मजबूती बनी हुई है, बताइए। देखिए, स्पंदना स्फूर्ति की अगर आप बात करें तो यहाँ पे तकरीबन अगस्त सितंबर से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट का देख रहा हूँ तो एक दायरे में है जहाँ पे स्टॉक बार बार 500 से बाउंस बैक कर रहा है और ऊपर में आते 630 640 पे आके अटक रहा है। तो रेंज बाउंड स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे इधर वेट करूंगा ब्रेकआउट होने का, उसके बाद में ही बाय करना इसमें सही रहेगा। करंट मौजूदा स्तरों पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्विंग्स आ सकते हैं, बियॉन्ड दैट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। रही बात रेडिको की, तो प्राइमली यहाँ पे रिस्क ट्रेडर एक बार कर सकते हैं। छोटे से ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे वाले नहीं, ये छोटे से ब्रेकआउट है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 1145 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और ये जो करंट मूव है, ये एक बार आपको 1240 तक एक बार लेवल दिखा सकते हैं। 1240 तक का लेवल रेडिको खैतान में आ सकता है। यहाँ पे एक स्टॉक पीवीआर देखिए जरा, 1553 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की मजबूती है इसमें। यार बड़ी भारी एक रिपोर्ट आई, 2500 के टारगेट दिए हैं CLSA ने। उनका मानना है कि इनकी जो स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और एक्सपेक्टेशन ये लगाई कि हर साल कम से कम 100 स्क्रीन कंपनी जोड़ेगी अगले कुछ सालों तक। तो बहुत मैसिव अपग्रेड है यहाँ पे। पीवीआर अच्छा लग रहा है आपको करंट प्राइस पे क्या गौरव? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं। देखिए, यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखेंगे और इसने जो हाई बनाए थे 2020 के जो हाईस थे, वहां से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते तो फिलहाल उसके ब्रेकआउट के नीचे आ रहा है स्टॉक। एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम में सिलसिला बना चुका है। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे नजर नहीं आ रहे। हाँ, आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया तो यहाँ से एक 5-7% की अपसाइड आ जाए, तो वो प्ले करना है तो एक बार आप सोच सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट यहाँ पे जब तक कोई रिवर्सल के बड़े संकेत नहीं आते हैं, मैं यहाँ पे पोजिशन टारगेट्स के लिए तो मैं इसको टोटली अवॉइड करूंगा। ओके, सौरभ मलिक ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे और इनके पास 300 शेयर हैं मन्नापुरम फाइनेंस के 153 रुपए पे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें हैं, क्या इनको एवरेज कर लेना चाहिए? देखिए, एवरेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसमें आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। अगर आप इसके वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो इसने एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनाया और उसके जो हमने क्लाइंट्स को मैंने सुझाया था 95-96 के अराउंड, वहीं पे इसके अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो ऐड मुझे लगता है यहाँ पे ऐड सर्च करना चाहिए, बट इसमें बने आप रह सकते हैं जब तक वो सस्टेन होता है लेवल। एक बार अपसाइड आपको जो है 150 तक के लिए देखने मिल सकती है, वहां पे आप रिव्यू कीजिए। ओके, ये राय है इसमें। अच्छा, मनीषा रॉक ये इनका ट्विटर हैंडल है और इन्होंने सवाल पूछा है कि इनके पास DLF के 63 शेयर है, 63, भाव है 379। एक साल का नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, होल्ड कीजिए, मुझे यहाँ से बड़ी गिरावट नजर फिलहाल नहीं आ रही है। और मैं ये कहूँगा कि आप इनफैक्ट थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, 2-2.5 साल का रखिए। क्योंकि अगर आप इसके मंथली चार्ट से DLF पर आप देखते हैं तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकआउट्स देखने मिले। अब वो रिटेस्ट के लेवल्स पे आ रहे हैं, वो लेवल्स थोड़े 290 के आसपास के हैं। जब तक ये सस्टेन अगर होता है तो मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल भी आपकी पीक आउट हो जाएगी, उसके बाद से जो तेजी आएगी, स्टॉक जो है यहाँ से 30-40% आराम से आपको अपसाइड दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए और 1 साल नहीं 2 या 2.5 साल का व्यू रखिए तो आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके, दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है गौरव। एक कन्हैया ने पूछा है और एक तीर्था दास ने। कन्हैया ने यह पूछा है कि HDFC बैंक और SBI में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री का रेंज क्या है? देखिए, SBI अगर मुझे लॉन्ग टर्म में अगर देखना जाए बात की तो मैं समझता हूँ 450-460 जो है, ये एक अच्छा को मोमेंटम दे सकता है। अब वहां पे आएगा बोला मुश्किल है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं तो स्टैगर वे में बाय कीजिए। हमेशा आपको वही प्राइस में पूरा आपको क्वांटिटी मिले या ना मिले, तो कोई अगर मूव आता है बिलो 500, वहां पे आप बाय करना चालू कीजिए। 460 अगर आता है तो आप उसको स्टैगर वे में बाय कर सकते हैं। ओके, ये राय बन रही है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं कॉलर का, उसके बाद तीर्था का सवाल लेंगे। विनोद पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी बताइए क्या सवाल है?
सर मेरे पास अदानी विल्मर के 100 शेयर है, 410 पे लिए थे। तो अभी क्या करना चाहिए उसमें? 410 लॉन्ग टर्म का है सर। ओके, 410 पे लिए थे, 418 पे है इस समय। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है अदानी विल्मर में। क्या करें भाई गौरव? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था चैनल पे कि यहाँ पे अदानी स्टॉक्स से मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। बात ये नहीं कि स्टॉक्स खराब लग रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंस वोलेटिलिटी है। तो ये वोलेटिलिटी मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का भी है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आएगी, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ये बोलना मुश्किल है। अदरवाइज आपके लिए मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो 328 होगा, जो इसने लो बनाया था। स्ट्रक्चर ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप पॉसिबल हो तो फिलहाल ये स्टॉक से थोड़ा अवॉइड कीजिए। अच्छा मोमेंटम मिल जाए, सब क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद ऊपर भी बाय करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन एक पीसफुल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। वही एक उद्देश्य होना चाहिए ट्रेडर एंड निवेशक के लिए। ओके, तो ये राय बन रही है आपके लिए विनोद जी। ध्यान, इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ना, तो उसमें चार्ट पे बताना बड़ा मुश्किल होता है, फंडामेंटली बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इनसे थोड़ा बचना चाहिए, जब थोड़ा सेटल हो जाए तब इसमें ध्यान रखें। तो इसलिए अच्छा बुरा कोई भी राय देना मुश्किल है। आप चूँकि प्रॉफिट में है तो इसको आप एग्जिट ले सकते हैं, बाद में फिर इसको देख सकते हैं। अच्छा, तीर्था वाला सवाल लेने छूट जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लिखा है उन्होंने। लिखा है कि विच कैपिटल शेयर, कैपिटल गुड्स मतलब विच कैपिटल गुड शेयर इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब 30 दिन के लिए। एल&टी मत बताइएगा, क्योंकि एल&टी में तो लगातार निवेश कर ही रहे हैं। बताइए 30 दिन के लिए कैपिटल गुड्स में कौन सा स्टॉक लें? देखिए, तो अगर काफी सारे अगर आप देखिए कैपिटल गुड्स स्पेस में, तो एक अपस्विंग आपको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। सारे स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करके अभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास में ट्रेड करें, चाहे आप सीमेंस ले लीजिए, चाहे आप एबीबी कह लीजिए। तो यहाँ पे आप इतने ऊपरी लेवल्स पे अगर स्टॉक बाय करेंगे, वो भी आप बाय करेंगे सिर्फ 1 महीने के लिए, तो वो थियरी से मैं जनरली इसमें प्रेफर नहीं करता हूँ। एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को आप रिटेस्ट में बाय कीजिए, सैलरी है, तो आपको हमेशा अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। एनी प्राइस पर में बाय करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो एक थर्मेस जो है वो मेरे रेडार पे है, लेकिन वो हमने क्लाइंट्स को सुझाव भी रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मंथली चार्ट में इसको देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि काफी बड़े ब्रेकआउट्स के रिटेस्ट वगैरह हुए थे, तो यहाँ से 40-50% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो मैं उसको प्ले करूंगा, मैं एक महीने के लिए इसको प्ले नहीं करूंगा। 1 महीने के लिए अगर आप समझिए कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी भी आती है, इतने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रह चुके हैं, तो 1 महीने में आउट परफॉर्म करेंगे बोलना मुश्किल होता है। तो मैं सिलेक्टिवली स्टॉक्स को बाय करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूंगा, शॉर्ट टर्म में मैं कैपिटल गुड्स को अवॉइड करूंगा। ओके, अगला सवाल क्विकली ब्रजभूषण जी हैं मोतिहारी बिहार से। ब्रजभूषण जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। सर एक्सिस बैंक के सर 50 शेयर सर 830 में। मेरा प्लान है सर इसको और लेना चाहिए या अभी इसी को होल्ड करूं सर। और एक है मदरसन सुमी सर, जिसको 83 पे लगभग 10 महीने पहले लिया था सर, तो उसको मुझे क्या करना चाहिए सर? ओके, पहले तो एक्सिस बैंक बताइए, 50 इन्होंने ले रखे हैं, और ले लें क्या? ये और मत लीजिए, लेकिन जो है उसको आप बने रहिए। और ये हमारे रिपोर्ट में भी है कि हमने एक जो रिपोर्ट निफ्टी पे बने थे उसमें स्टॉक्स में एक्सिस पे रखा है, जहाँ पे एक अच्छा 4-5 का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, उसको रिटेस्ट कर रहा है 820-825 के यहाँ पे, जहाँ पे हमने बाय करवाया था इनके ही प्राइस के आसपास में। तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक स्विफ्ट अपसाइड देखने मिलेगी। एक्सिस जो है आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक से आउट परफॉर्म करते हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको उछाल आती है और थोड़े रिवर्सल्स मार्केट में देखने मिलते हैं, तो एक्सिस को काफी अच्छा पुश मिलेगा। तो वो सबसे आप एक बार एक्सिस में बने रह सकते हैं, और उसको ऐड मत कीजिए। जो आपके लेवल है वो काफी अच्छे लेवल है, काफ़ी अच्छे लेवल पे, इससे ज़्यादा मत करिएगा ब्रजभूषण जी। और मदरसन में भी क्विकली बता दीजिए क्या करें, 83 पे ले रखा है। देखिए, इसको बने रहिए, आपका नजरिया एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें वर्स्ट संवर्धना मदरसन अगर आपके पास वो है, वो मैं ट्रैक करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को हमने दिलवाया था, तो वो बने रहिए। मेजर एक चैनल सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पे आपको और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे कहा 1 साल का आपका व्यू होना चाहिए। नज़रिया बढ़ाइए तो इसको होल्ड करिए। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे एक हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 होगा। और मार्केट आपके लिए 17,118 होल्ड कर रहा है, 17,100 के ऊपर बने रहने की कोशिश मार्केट लगातार कर रहा है। लेकिन अर्ली साइंस में आपको बता देता हूँ, जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे थोड़ी ऊपर जा रही। अब 700 से ज़्यादा शेयर वीकनेस की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।